all. I am Avkash from Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ब्रिक। ब्रिक जो है वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। आप चाहे कहीं भी कंस्ट्रक्शन की बात देख लीजिए, वहाँ ब्रिक जरूर यूज़ होता है। तो देखते हैं ब्रिक एक्चुअली में होता है। तो सबसे पहले हम ब्रिक की डेफिनेशन, ब्रिक आर यूज फॉर बिल्डिंग एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स, फुटिंग्स एंड अदर लोड बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए आपने देखा होगा जो वॉल्स होती हैं वो कई बार लोड बियरिंग वॉल्स भी होती हैं और पार्टीशन वॉल्स भी होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि लोड बियरिंग वॉल्स कौन सी होती हैं, पार्टीशन वॉल्स कौन सी होती हैं। ठीक है, और ठीक है, तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वॉल्स में ब्रिक यूज़ होती है। ठीक है, अब देखते हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक क्या है। तो मॉड्यूलर या फिर स्टैंडर्ड आप बोल सकते हैं। ठीक है, एन इंडेंट कॉल्ड from of 1 to 2 centimeter deep is provided, which is size of 10 centimeter to 4 centimeter, and it forms a key for holding the mortar along with the secondary purpose of embossing the manufacturer. आपने देखो ब्रिक को देखा होगा तो उसके बीच में एक छोटा सा इम्प्रेशन होता है, मतलब खड्डा सा होता है। ठीक है, इसकी साइज़ हो सकती है 10x4। ठीक है, एक्चुअल साइज़ जो है, मॉड्यूलर साइज़ जो है वो होती है 19x9x9, मतलब 19 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, 9 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और 9 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई। ठीक है, जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो उसके ऊपर आपको एक छोटा सा इम्प्रेशन दिखेगा। ठीक है, उस इम्प्रेशन में कई बार आपने देखा होगा, एक तो जो ब्रिक बना रहा है उस मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होगा, वो तो है ही, लेकिन उस जो छोटा सा ग्रूव या खड्डा बोल सकते हैं, वो किस लिए होता है, वो होता है वो एक की तरह काम करता है। देखो उसके ऊपर जब आप मोटार बिछाएंगे, ठीक है, तो वो मोटार क्या होगा, वो उसकी खड्डे के अंदर भी थोड़ा सा भरेगा, तो वो एक की तरह काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक व्हेन प्लेस्ड इन मशीनरी। 19x9 साइज ऑफ ब्रिक विद मोटार बिकम 20x10x10, 1 सेंटीमीटर का मोटार हो गया। दिस साइज इज कॉल्ड नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। ठीक है, ये क्या है, नॉमिनल साइज। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रशिंग स्ट्रेंथ इन फॉलोइंग क्लासेस। ठीक है, अब हम किसी क्रशिंग स्ट्रेंथ के इस आधार पर हम उसको क्लासेस में डिफाइन करते हैं। क्लास ए क्रशिंग स्ट्रेंथ अगर 10 MPa से ज़्यादा है तो वो क्लास ए। अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ उसकी 7 MPa टू 10 MPa है तो क्लास बी है। 3.5 MPa टू 7 MPa है तो उसकी क्लास सी। ठीक है, अब देखते हैं कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं ब्रिक, जो ब्रिक होती है उसमें इतनी स्ट्रेंथ और उसमें कलर आपने देखा होगा ब्रिक थोड़ी सी रेडिश कलर की होती है। तो ये सब कैसे आते हैं, अब इनके बारे में देखते हैं, इसमें कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। सबसे पहला कंपोजिशन होता है दैट इज एल्यूमिना, जिसकी मात्रा होती है 20 to 30%। इट पास प्लास्टिसिटी सो दैट द ब्रिक कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज। आपने देखा होगा जो उसकी शेप होती है वो किसकी वजह से मिलती है, एल्यूमिना की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं इट इज़, अगर मान लो अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में मात्रा में चला गया, इफ़ इट इज़ इन एक्सेस इट कॉजेज श्रिंकेज इन रैपिंग ड्यूरिंग द ड्राइंग ऑफ ब्रिक। अगर मान लो देखो यहाँ पर प्लास्टिसिटी तो दे रहा है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होगी तो ब्रिक जो होती है उसकी शेप बिगड़ जाएगी, तो वो श्रिंक भी हो सकती है एकदम, और उसकी काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। आपने कई बार देखा होगा जब अपने घर में ब्रिक आती हैं, कंस्ट्रक्शन के यूज़ करते हैं, तो कुछ ब्रिक एकदम टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो एल्यूमिना की उसमें क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो होती है। फिर दूसरा आता है सिलिका, जिसकी मात्रा होती है 260%। ठीक है, अब देखते हैं इट इम्पास स्ट्रेंथ विच हेल्प्स इन मेंटेन यूनिफॉर्म साइज एंड शेप टू ब्रिक, इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड रैपिंग ऑफ ब्रिक। It is in excess that it destroys the cohesion between the particles of, देखिए सिलिका है 50 to 60% है, ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथ देता है।
ठीक है, आपने देखा था एल्यूमिना क्या होता है, प्लास्टिसिटी, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता था, श्रिंकेज एंड रैपिंग कर रहा था, लेकिन ये किसको रोकता है, ये श्रिंकेज और रैपिंग को ही रोकता है और क्रैकिंग को भी रोकता है। अगर ये लेकिन ज़्यादा हो गया तो देखो कोहेजन होता है, कोहेजन की वजह से सारे पार्टिकल आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो देखिए जब कोहेजन होगा, और ये क्या करता है, अगर ज़्यादा हुआ तो ये कोहेजन को कम कर देगा, समझ गए, ठीक है। अब कोहेजन और एडिशन वो चीज़ें होती हैं, ये आपको शायद पता ही होगा। कोहेजन बाइंडिंग बिटवीन, बाइंडिंग फोर्स बिटवीन टू सेम पार्टिकल्स, और एडिशन होता है टू डिफरेंट पार्टिकल्स, ठीक है। बाइंडिंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन 5 to 6%, presence of iron oxide acts as catalyst or flux during the burning process, ठीक है। ये क्या करता है, किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, इसके टाइम पे जब हम उसको मिट्टी के अंदर डाल देते हैं ब्रिक बनाने। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड इम्पार्ट्स रेडिश ब्राउन कलर टू ब्रिक। आयरन ऑक्साइड की वजह से वो रेडिश ब्राउन होता है थोड़ा सा, और स्ट्रेंथ भी देता है, ठीक है। इसकी मात्रा होती है 5 to 6%। अब आते हैं लाइम, लाइम होता है 4 to 5%। इट प्रिवेंट्स द श्रिंकेज ऑफ ब्रिक, बट इफ इट इज इन एक्सेस इट causes the bricks to melt during burning, thereby losing their shape, ठीक है। If excess lime is present, it results in the increased volume, ultimately leading to crack on brick. लाइम देखो ये क्या करता है, ये श्रिंकेज को रोकता है। श्रिंकेज को और कौन रोकता है, सिलिका। आप ऐसे देखो लिंक करके पढ़ो, सिलिका एंड लाइम दोनों किसको रोकते हैं, श्रिंकेज को रोकते हैं। लेकिन अगर ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ब्रिक को क्या करेगा, मेल्ट करवा देगा और बर्निंग के टाइम पे, और वो अपनी शेप खो देगा, ठीक है। और क्या होगा, अगर ये ज़्यादा भी है तो इट रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड वॉल्यूम अल्टीमेटली लीडिंग टू क्रैक। अगर देखो उसका वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो आपको पता क्रैक्स भी आ जाएगा। फिर आता है एल्कलीज, एल्कलीज होता है लेस देन 1%। इट इम्पार्ट्स येलो टिंट टू ब्रिक एंड डिक्रीज द श्रिंकेज। इट इज़ इफ इट इज़ इन एक्सेस इट लीड्स टू डिके ऑफ, ठीक है। अगर एल्कलीज ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं, ब्रिक है वो डिके हो जाएगा, ठीक है। फ़र्क देखते हैं आगे। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स इन ब्रिक अर्थ, हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी होते हैं। सबसे पहले लाइम, एक्सेस लाइम लीड्स टू द एक्सेस चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग स्लैकिंग प्रोसेस, देयर बाय डिसइंटीग्रेटिंग द ब्रिक, ठीक है। अगर इसमें ज़्यादा है तो स्लैकिंग हो जाएगी और डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। फिर देखते हैं आगे एल्कलीज। Alkalis leads to staining and efflorescence in the masonry work. Alkalis are generally found as Na2O and K2O, which if present in excess interferes with the burning process, leading to twisting and wrapping of brick, ठीक है। अगर देखो एल्कलीज जो है उसकी वजह आपने देखा होगा, ब्रिक के ऊपर कई बार वाइट निशान होते हैं, किसके होते हैं, अगर एक्सेस में लाइन से alkalis. Alkalis are generally found as Na2O and K2O, which is present in excess interferes with the और की बर्निंग को भी थोड़ा सा उसका प्रोसेस जो है वो अनयूनिफॉर्म बना देता है और उससे ट्विस्टिंग हो जाती है और रैपिंग हो जाती है, ठीक है। आयरन पायरेट्स, these are highly undesirable as it leads to disintegration and crystallization of the brick earth during burning process, ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड वेजिटेटिव मैटर इफ लेफ्ट अनबर्न अंडरगोज decomposition over a period of time, leading to formation of gases which when escape out leaves behind numerous voids, thereby reducing the load bearing capacity, ठीक है। अगर इस किसी ब्रिक के अंदर वेजिटेटिव मैटर डाल दिया नहीं, अगर रह गए हैं तो वो क्या होंगे, वो जलेंगे नहीं, ठीक है, और वो डिकम्पोज होंगे धीरे धीरे। इससे क्या गैसेस बनेंगी, जब वो बाहर आएंगी तो उसमें वॉइड्स रह जाएंगे और उससे क्या होगा, लोड बेरिंग कैपेसिटी ब्रिक की गिर जाएगी, ठीक है। आखिरी है स्टोन एंड पेबल्स। प्रेजेंस ऑफ स्टोन एंड पेबल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वीक ब्रिक विच डिसइंटीग्रेट्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, ठीक है। यही थे सारे इसके इंग्रेडिएंट और हार्मफुल इंग्रेडिएंट दोनों, ठीक है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक क्या है, ठीक है। थैंक यू सो मच।